Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am Mukhtiar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. क्लास 6 हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको यूनिट 3 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखा था। चलें, लिंकेज के लिए, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने उनके आंसर्स अपने माइंड में लाने हैं, सोचने, अगर कोई पास है तो उसको बता देने हैं, सुना लेने हैं, और एट द एंड में भी आपको इनके आंसर्स बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट इज एपिडर्मिस? यस, देख लेते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट कवर्स द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ। हमारे पास एपिडर्मिस जो है वो आउटर लेयर है, किसकी? लीफ की आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बैरूनी लेयर है, जो क्या करती है, अपर सरफेस को भी और लोअर सरफेस ऑफ लीफ को भी कवर कर रही होती है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा किसे कहते हैं? हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये भी, जब हम एपिडर्मिस को स्टडी कर रहे थे। चलें देख लेते हैं इसका आंसर। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे पास स्टोमेटा जो होते हैं वो कुछ पोर्स होते हैं, कुछ सुराख होते हैं, जो कहाँ पे, लीफ की लोअर सरफेस पे मौजूद होते हैं, और जिनका काम क्या होता है, ये गैसेस की एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के लिए एटमॉस्फेयर से लेकर प्लांट में लेके जा रहे होते हैं, और वहां से ऑक्सीजन को बाहर भेज रहे होते हैं। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू? हमने कंडक्टिंग टिश्यू पढ़े थे, हमने फ्लोएम और जाइलम की बात की थी। जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन होता है जी? लेते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम हमारे पास क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जो क्या करते हैं, वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जो साल्ट्स वाटर में मौजूद होते हैं, जो नमकियात मौजूद होते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और प्लांट के अपर पार्ट में इनको पहुंचा देते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, इसके साथ साथ एडाप्टेशंस ऑफ लीव्स को भी देखेंगे कि लीफ में कौन कौन सी एडाप्टेशन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और लास्ट में हम फैक्टर्स देख लेंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। चलिए मेन एक्टिविटी की तरफ आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस है क्या, हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें क्या हो रहा होता है। तो सबसे पहले इस वर्ड फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ, एक फोटो और दूसरा सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब प्रिपरेशन। ठीक है, लाइट की मौजूदगी में प्रिपरेशन हो रही होती है किसी चीज की। क्लियर है यहां तक? चलिए डिफाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस को। प्लांट्स प्रिपेयर their own food by converting sunlight energy into chemical energy is called photosynthesis. प्लांट क्या करते हैं, अपने लिए खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बाय कन्वर्टिंग सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस का अगर मैकेनिज्म है तो कैसे हो रहा होता है, क्या इसमें प्रोसेस हो रहा होता है। चलो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए वाटर, तो वो वाटर क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, अपनी रूट्स की मदद से जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट्स obtain CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो एनिमल, जब हम रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ये रिस्पिरेशन का प्रोसेस जब भी हो रहा होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोई चीज़ जल रही होती है तो बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। तो ये एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा की मदद से, जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं उनकी मदद से ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। देन प्लांट यूटिलाइज CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। अब क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तोड़कर इनको फिर मिलाया जाता है और उससे ग्लूकोज बनाया जाता है या फूड बनाई जाती है। ओके,
process of photosynthesis take place in the leaves because leaves contain chlorophyll. अब जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ पे हो रहा होता है? एक्चुअली हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो नेसेसरी है, जरूरी हैं। उनमें क्लोरोफिल भी है, जिसे सब्जीना कहा जाता है, ग्रीन पार्ट्स। जो अब ये जो क्लोरोफिल होता है ये लीव्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो लीव्स में हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन कलर के। क्लियर है? मैकेनिज्म समझ आ गया? अब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखेंगे या रिएक्शन को देखें। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? कि फोटोसिंथेसिस जो है इसकी इक्वेशन क्या है, हम इसको रिएक्शन हम इसका कैसे लिख सकते हैं। उसमें हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं? मिलते हैं। ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? ये एटमॉस्फेयर से, वाटर सॉइल से। अब सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, इसके साथ साथ क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और ग्लूकोज बनेगा, जिसको हमने फूड का नाम दिया, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनेगी। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या हैं? क्या प्रोडक्ट्स हैं जी फोटोसिंथेसिस के? जाहिर है ये दो जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, और ये हमारे पास उसका नतीजा आता है। ये प्रोडक्ट हमारे पास सामने आते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर टू मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस के दो ही प्रोडक्ट है, एक ग्लूकोज है, दूसरा ऑक्सीजन गैस है। ओके, अब हम ग्लूकोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज क्या है, कैसे ये बनता है, किस लिए ये जरूरी है। A part of glucose is used as a food by the plant for energy. अब जो ग्लूकोज बना है ये ग्लूकोज क्या होगा? इसमें से कुछ हिस्सा जो होगा वो प्लांट खुद यूज करेगा, पौधा खुद यूज करेगा। किस लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए। अब इसके अलावा जो बच जाएगा, जो ग्लूकोज बच जाएगा प्लांट के इस्तेमाल से, उसका क्या होगा? रिमेनिंग ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन रूट, सीड, फ्रूट एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो प्लांट की अपनी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करते हैं, लेकिन ग्लूकोज हम कहते हैं कि ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, ये एनिमल की बॉडी में भी स्टोर नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर, और स्टार्च हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अब ये स्टार्च क्या होगा? या तो इनको रूट्स में स्टोर किया जा सकता है या सीड्स में, फ्रूट में एक्सेट्रा, कहीं पे भी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो कैरेट है, रेडिश है, उसकी रूट्स जो होती हैं उनमें प्लांट अपनी फूड स्टोर करता है। इस तरह कुछ प्लांट के सीड, जैसे हमारे पास मेज है, इनके जो सीड होते हैं उनमें स्टार्च पाए जाते हैं, और कुछ फ्रूट्स में भी स्टार्च वगैरह पाए जाते हैं। ओके, पॉइंट। Whenever glucose needed, the starch is converted back into glucose. होगा क्या कि जब भी प्लांट को अगेन ग्लूकोज चाहिए होगा एनर्जी हासिल करने के लिए, तो वो स्टार्च जो होगा उसको अगेन कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज फिर टूटकर एनर्जी दे देगा। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट सी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे पास जो ये रेडिश होती है, मूली, इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पहले इसकी जो रूट होती है उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च स्टोर होता है। फिर हम जब देखते हैं कि इसमें फूल जब लगते हैं, पहले इसमें फूल नहीं लगते इस प्लांट पे, फिर जब इस पे फूल निकल आते हैं तो हम इसकी रूट देखें तो जो नीचे मूली होती है, जो नीचे रेडिश होती है, उसमें कोई भी स्टार्च मौजूद नहीं होता, वो खोखली हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च था वो अगेन कन्वर्ट किया ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज को इस्तेमाल करके प्लांट ने अपने लिए क्या किया? अपने लिए फूल उसने ग्रो किए, फूल उगाए, जिससे क्या होगा? आगे उसकी मजीद जनरेशन कंटिन्यू होगी, सीड बनेंगे। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, वो है ऑक्सीजन गैस। क्या है? सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड विद इन द प्लांट इटसेल्फ। प्लांट भी इंसानों की तरह, बाकी एनिमल्स की तरह सांस लेते हैं, मींस रिस्पिरेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है? उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है उसमें से कुछ मिकदार क्या है, कुछ अमाउंट क्या है, वो प्लांट खुद यूज कर लेता है। रिमेनिंग ऑक्सीजन कम्स आउट
of the leaves through stomata into atmosphere which is used by animal। अब जो ऑक्सीजन प्लांट के इस्तेमाल से बच जाती है उसको प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर, स्टोमेटा से पास ऑन करके रिमूव करवा कर एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। अब एटमॉस्फेयर से बाकी जितने भी एनिमल्स हैं जो खुद ऑक्सीजन नहीं बना सकते वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? ये डायग्राम देखें, यहां से सन से लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी लीफ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से मिल रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ वाटर और साल्ट में जो मौजूद है ये सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, फिर लीव तक जाइलम के जरिए से पहुंचा रही हैं। अब ये चीजें मिल गई, लाइट एनर्जी भी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, वाटर भी मिल गया, क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव के पास मौजूद है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिससे ये क्या होती है, ऑक्सीजन बनती है और इसके साथ साथ ये ग्लूकोज बना रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, कि जो हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस में कैसे मदद कर रहा होता है, कैसे हेल्प कर रहा होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्लांट्स लीव्स आर एडाप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो क्या हैं, वो भी एडाप्टेड हैं, अपने आप को उन्होंने एडाप्ट किया हुआ है। एडाप्ट मीन उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के मुताबिक अपने आप में कुछ चेंजेस लाई हैं। क्या है वो चेंजेस, क्या है वो एडाप्टेशंस, चले देखते हैं। पहली एडाप्टेशन है ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। जो लीफ होता है इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि ये चौड़े होते हैं, पत्ते अक्सर चौड़े होते हैं, कुछ चीड़ वगैरह के दरख्तों को छोड़ के बाकी हम जितनी बात करते हैं उनमें फ्लैट उनके लीव्स होते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ प्रोवाइड्स ए सफिशिएंट एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्यों ब्रॉड होते हैं, फ्लैट क्यों होते हैं, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकें और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा सके। ओके, नेक्स्ट एडाप्टेशन है थिन। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में मैंने लीफ की स्ट्रक्चर भी आपको लीफ दिखाया भी था प्रैक्टिकली। तो लीफ जो होते हैं वो बारीक होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं। The leaves are thin, so carbon dioxide gas reach easily to mesophil। तो क्या होता है कि मीजोफिल तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से जो स्टोमेटा से पास ऑन होकर आगे जा रही होती है वो आसानी से पहुंचती है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्पेस होती है, फासला कम होता है। नेक्स्ट एडाप्टेशन, स्टोमेटा एट लोअर सरफेस। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ की लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, अपर सरफेस पे या अपर एपिडर्मिस पे नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ वो लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाएंगे। द स्टोमेटा प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ लीफ अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये लोअर सरफेस पे क्यों होते हैं, लोअर सरफेस पे होने का क्या फायदा है, ये फायदा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं कि वो लीफ के अंदर आसानी से एंटर हो सके। ये लीफ की डायग्राम आपकी बुक में भी दी हुई है जिसमें लीफ के डिफरेंट पार्ट्स पॉइंट आउट किए हुए हैं। सबसे ये जो आपको नजर आ रही है ये स्टेम है, मेन स्टेम है, ठीक है। अब स्टेम से जहां से लीफ निकल रहा होता है उस एरिया को, इस रीजन को बर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो आपको छोटा सा यहां से ये निकला हुआ नजर आ रहा है एक्चुअली ये भी बर्ड है, इसको एक्सियल या एक्सियल बर्ड भी कहा जाता है। अब जो पत्ते के साथ डंडी जो लगी हुई होती है, जो स्टाक होती है पत्ते के साथ, उसको पेटियोल कहा जाता है, ठीक है। पत्ते के साथ स्टेम से लीफ तक की जो स्टाक होती है, जो डंडी होती है, उसको पेटियोल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यही स्टाक क्या होती है, आगे लीफ में भी रन कर रही होती है। लीफ में जब ये पहुंचती है तो इसको हम नाम दे देते हैं मिड रेप का। अब मिड रेप से यहां से कुछ छोटी छोटी मजीद रगें जो होती हैं वो इमर्ज हो रही होती हैं, उनको वेन्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे आउटर मोस्ट जो उसकी लेयर होती है, सबसे टिप होती है जो, उसको नाम दे देते हैं लेमिना का। लीफ की जो टिप होती है, जो उसकी साइडें होती हैं, किनारे जो होते हैं, उनको लेमिना का नाम दिया जाता है। और लीफ की जो चौड़ाई होती है, ये देखें ये चौड़ाई है यहां से यहां तक, ये सारी, इसको नाम दिया जाता है ब्लेड का, ठीक है। समझ आ गई लीफ की डायग्राम की। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन इसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं।
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर हों तो ही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा, अगर वो नहीं होंगे, उनकी गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, ये स्लो डाउन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। तो there are some factors which are necessary for the process of photosynthesis. That factors are, first one is light. Light energy is important because during photosynthesis this energy is converted into chemical energy. सबसे पहले हमने बात की लाइट एनर्जी की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस के लिहाज से। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो लाइट एनर्जी होती है एक्चुअली यही क्या हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अब लाइट का कम होना या ज्यादा होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा फोटोसिंथेसिस। पहले हमने लाइट की इंपॉर्टेंस देखी। फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंस है, फोटोसिंथेसिस में ये इंपॉर्टेंस है कि लाइट एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, फूड एनर्जी में। ठीक है, अब इसकी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसके साथ साथ अगर इसका इफेक्ट क्या होगा, इस फैक्टर का, लाइट का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होगा अगर लाइट की कंसंट्रेशन, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है या ज्यादा होती है। लो लाइट इंटेंसिटी स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, लाइट की शिद्दत जो होगी वो कम होगी अगर, तो उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, स्पीड अप होगा। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल कंसेंट्रेशन, जो नॉर्मल परसेंटेज जो होती है वो होती है 0.03 to 0.04%। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और इसके अलावा बाकी गैसेज हैं। उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03 to 0.04%। ठीक है, प्लांट्स कंबाइन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस ये है कि क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज्यादा होगा, और अगर कम हो जाएगी या इसमें इंक्रीज डिक्रीज, ज्यादती और कमी, नॉर्मल से ज्यादा और कम, दोनों सूरतों में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास वो है टेम्परेचर। अब सूटेबल टेम्परेचर जो है, ये हमारे पास जो रेंज होती है टेम्परेचर की फोटोसिंथेसिस के लिए वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। suitable 25 degree centigrade to 35 degree centigrade. Temperature below or above this suitable range slows down the process of photosynthesis. अब इस रेंज से टेम्परेचर 25 से 35 तक अगर टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक हो रहा होगा। अगर इससे टेम्परेचर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, यस हमने कहा था ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल, इट एब्जॉर्ब सनलाइट। अब हमारे पास जो क्लोरोफिल है ये क्या होगा, इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है हम कहते हैं वो ग्रीन पार्ट्स में होता है, और ग्रीन पार्ट्स में एक्चुअली क्लोरोफिल मौजूद होता है। आपको लीफ ग्रीन नजर आ रहा है तो उसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, और क्लोरोफिल जहां पे मौजूद होगा इट्स मीन कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कर रहा होगा। ठीक है, अगर क्लोरोफिल आपको लीव्स में मिलता है, ये लीव्स का कलर ग्रीन होता है, तो हम कहते हैं क्लोरोफिल लीव्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है और लीव ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। जबकि कुछ स्टेम भी ऐसी हैं जो ग्रीन होती हैं, तने ग्रीन होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, पिगमेंट मौजूद है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फिर आगे प्लांट को दे रहा होता है, यूटिलाइज करवा रहा होता है। फिर लास्ट हमारे पास जो फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है जो, वो है वाटर। वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। अब वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि
कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने के बाद ये ग्लूकोज बना देते हैं। अब देखते हैं कि वाटर का इफेक्ट क्या होगा। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वाटर की अगर डेफिशिएंसी आएगी, वाटर की मिकदार में कमी आएगी, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। और जैसे ही अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है सॉइल से, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, जिससे फूड नहीं बन रही होती और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का वो तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलें इसको सम अप कर लेते हैं। So first of all, we have talked about the photosynthesis. We define photosynthesis that photosynthesis is a process by which plants prepare their food by converting light energy into chemical energy. Then we talk about the process of photosynthesis take place in leaves of plant. ये सिर्फ और सिर्फ leaves में हो रहा होता है। क्यों? Because leaves contain the photosynthetic pigments that are chlorophyll. Then we talk about draw the reaction of photosynthesis. So carbon dioxide plus water. Carbon dioxide react with water in the presence of sunlight and chlorophyll and produce glucose and water. Okay? इसके बाद हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इटसेल्फ। कि ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस के, जिसमें ग्लूकोज प्लांट खुद यूज करता है और जो बच जाता है उसको क्या करता है, वो स्टोर कर देता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम अमाउंट ऑफ oxygen used by plant while remaining oxygen released into atmosphere. अब ऑक्सीजन के केस में भी ऐसे ही होता है कि कुछ अमाउंट जो होती है ऑक्सीजन की वो प्लांट खुद यूज कर लेता है, क्योंकि उसे भी रिस्पिरेशन का प्रोसेस करना होता है, और जो बच जाती है उस ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। कैसे? स्टोमेटा जो ओपनिंग्स हैं उनसे उसको ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा होता है। और ऑक्सीजन में आने के बाद, ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसको तमाम जितने भी एनिमल्स हैं वो यूटिलाइज करके अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज एडाप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए लीफ का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीफ ने अपने आप को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एडाप्ट किया हुआ है। क्या एडाप्टेशंस हैं उनकी? दीज एडाप्टेशंस आर ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स। एडाप्टेशन में हमने पहली एडाप्टेशन ये पढ़ी थी कि इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि ये थिन होते हैं लीव्स इनके। और उसके बाद हमने बात की थी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ की लोअर सरफेस पे होते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से लीव्स में एंटर हो सके। उसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट आर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, क्लोरोफिल एंड वाटर। हमने कहा था कि लाइट हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, सूटेबल टेम्परेचर, क्लोरोफिल की मौजूदगी और इसके साथ साथ वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इनकी गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ओके, होमवर्क की तरफ आते हैं। आज का जो होमवर्क है आप लोगों का, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस डिफाइन करना है, पहले एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप लोगों ने ऐसे ही इसको लिखना है। देन एक्सप्लेन द फैक्टर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आपने क्या करनी है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने लास्ट टॉपिक हमने लेक्चर में जो डिस्कस किया, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, आपने क्या करना है उनको भी एक्सप्लेन करना है। ये आपका होमवर्क है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कहीं से भी समझ ना आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।